ये कहानी एरिक रीडल की जिंदगी की सच्ची कहानी है, जिसने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए न्यौछावर कर दी। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ऑन द विंग्स ऑफ ईगल्स। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1924 से, जहां पर हमें एक स्कॉटिश एथलीट को दिखाया जाता है जिसका नाम एरिक है। और एरिक ने सन 1924 के ओलंपिक्स में 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता है। और इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद भी वो अपनी गेम को कंटिन्यू नहीं रखना चाहता। हालांकि बड़ी बड़ी कंपनीज उसे अपना गेम कंटिन्यू करने के लिए कहती हैं, पर वो एक मिशनरी है जो धर्म का प्रचार करता है। इसीलिए वो अपने देश को छोड़कर चाइना आ जाता है, क्योंकि उसका जन्म चाइना में हुआ था। चाइना में आने के बाद वो धर्म का प्रचार करने के साथ साथ स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाता है। दरअसल वो चाइना के लोगों से बहुत प्यार करता है और यहीं पर वो एक लड़की से शादी भी कर लेता है। एरिक की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। एक दिन जब वो अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो उसी की क्लास का एक बच्चा लेट हो जाता है। एरिक देखता है कि वो फलों की टोकरी लेकर स्कूल की तरफ आ रहा है। तभी आसमान से कुछ जापानीज प्लेन उस जगह पर बॉम्ब गिरा देते हैं, जिससे उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ये सब देखकर एरिक टूट जाता है। दरअसल जापान ने अब चाइना के ऊपर हमला कर दिया है और एक के बाद एक जापानीज बहुत सारे इलाकों पर अपना कब्जा कर लेते हैं, जिस वजह से चाइना के लोग अपना देश छोड़कर जा रहे हैं। एरिक की अब 2 बेटियां भी हैं और एरिक की पत्नी अपनी दोनों बेटियों के साथ चाइना को छोड़कर चली जाती है, जबकि एरिक यहीं पर रहकर चाइना के लोगों की मदद करने का फैसला करता है। एरिक अपनी पत्नी और बच्चों को अलविदा कहकर अपने घर वापस आता है, जहां पर वो देखता है कि जापानी सिपाहियों ने उसके घर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। हालांकि वो बहुत टूट जाता है, लेकिन उसे ईश्वर पर भरोसा है और अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। इसीलिए वो अपने स्कूल आ जाता है, जहाँ पर ऐसे बहुत से रिफ्यूजीज होते हैं जिनका घर जंग में तबाह हो चुका है। एरिक सबको सहारा देता है। वो सबको रनिंग करने के लिए ले जाता है ताकि सबको इस जंग के माहौल से डाइवर्ट कर सके। अब एक दिन यहाँ पर एरिक को एक बच्चा मिलता है जिसका शायद इस दुनिया में कोई नहीं है। एरिक उसे अपने साथ स्कूल ले आता है, जहाँ पर वो उसे पढ़ना लिखना भी सिखाता है। एरिक की अच्छाई को देखकर सब बहुत इम्प्रेस होते हैं। अब एक दिन एरिक को उसकी पत्नी का लेटर आता है, जिस लेटर में लिखा होता है कि उसने एक और बेटी को जन्म दिया है। तो जानकर एरिक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब उसके साथ जितने भी लोग रहते हैं, अपनी बेटी के पैदा होने की खुशी में उन सबको पार्टी देता है। और सुबह जिस बच्चे को अपने साथ लाया था, वो उस बच्चे से पूछता है कि तुम्हारा इस दुनिया में कौन है। वो बताता है कि मेरा एक भाई है जो हॉस्पिटल में काम करता है। उस हॉस्पिटल में अब पैसे, दवाइयाँ सब कुछ खत्म हो चुका है, इसीलिए वहाँ पर जितने भी पेशेंट्स हैं उन सब की हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये सब पता लगने के बाद एरिक को बहुत दुख होता है। दरअसल उसके दिल में दया का भाव बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो अपने हाथ की उस घड़ी को, जो कि उसके खानदान की आखिरी निशानी उसके पास है, उसे बेच देता है। साथ ही वो कुछ दवाइयाँ भी खरीदता है। दरअसल इस वक्त में जापानी सिपाहियों ने दवाइयाँ खरीदने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी होती है। रात के अंधेरे में दवाइयाँ खरीद कर वो ट्रक पर लोड करवाता है और ट्रक को लेकर उस हॉस्पिटल की तरफ बढ़ जाता है जहां पर दवाइयों की कमी है। जल्दी वो उस चेक पोस्ट पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे जापानी सिपाही हैं। वो उनके ट्रक को रोक लेते हैं और इससे पहले कि वो ट्रक्स की चेकिंग करते, एरिक अपने ट्रक से बाहर उतरता है और अखबार का वो टुकड़ा दिखाता है जिस पर उसकी फोटो छपी थी। ये उस वक्त की फोटो होती है जब उसने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। जापानी सिपाही उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ चाइना में क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं स्कूल के लिए काम करता हूँ और इसमें स्कूल के बच्चों का सामान है। जापानी सिपाही उसकी बात मान जाते हैं और उन सबको वहां से जाने देते हैं। जल्दी एरिक अपने साथियों के साथ ट्रक लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां पर वो हॉस्पिटल है। ये सब की सब दवाइयां हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। कुछ दिनों के बाद एरिक को पता चलता है कि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया है, जिस वजह से अमेरिका और जापान के बीच में जंग शुरू हो चुकी है और इस बात का फायदा चाइना को हो सकता है। अब एक दिन एरिक एक शादी में जाता है जहां पर जापानी सिपाही आकर सब कुछ तहस नहस कर देते हैं और सबको पकड़कर अपने साथ कैंप ले जाते हैं।
जहां एक रात को एरिक के पास एक सोल्जर आता है और उसे अपने कमांडर के पास ले जाता है। दरअसल कमांडर को पता चल चुका होता है कि एरिक ने 400 मीटर की रेस में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। वो एरिक को चैलेंज करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रेस करूंगा। हालांकि ये कई साल पुरानी बात है। अब एरिक प्रैक्टिस नहीं करता, उसने पिछले कई सालों से अच्छे से रनिंग की प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन कमांडर उसे हराकर नीचा दिखाना चाहता है। इसीलिए वो कहता है कि इसको अच्छे से अच्छा खाना खिलाओ ताकि ये रेस के लिए कंपटीशन के लिए तैयार हो सके। अब एरिक को अच्छा खाना दिया जाने लगता है, लेकिन एरिक उस खाने को खुद नहीं खाता, बल्कि उसके आसपास जो लोग भूखे होते हैं वो खाना वो उन भूखे लोगों को खिला देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जिसे एरिक अपने स्कूल ले आया था, जिसने बताया था कि मेरा भाई उस हॉस्पिटल में काम करता है जहां पर दवाइयों की कमी है। वो बच्चा और एरिक का एक दोस्त दोनों एरिक को ढूंढ रहे होते हैं। जल्दी वो उसे ढूंढते ढूंढते उस कैंप में पहुंच जाते हैं जिस कैंप में एरिक होता है। वो एरिक को देख लेते हैं पर एरिक उन्हें देख नहीं पाता, इसीलिए दोनों के दोनों इस कैंप में काम करना शुरू कर देते हैं। अब एक दिन एरिक इन दोनों को देख लेता है जो दूसरी तरफ काम कर रहे होते हैं। एरिक का दोस्त उसे देखकर एक कॉर्नर पर एक बैग रख देता है। एरिक समझ जाता है इसके अंदर कुछ ना कुछ सामान है, इसीलिए रात के अंधेरे में सभी गार्ड से छुपकर वो उस बैग को लेकर चला जाता है जिसके अंदर खाने का सामान होता है, जो देखकर एरिक और उसके सभी साथी जो कैदी हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो दिन आ जाता है जब एरिक और कमांडर के बीच में रेस होगी। हालांकि एरिक ने पिछले कई दिनों से अच्छे से खाना नहीं खाया, पर यह बात कमांडर को पता नहीं होती। अब इन दोनों की रेस शुरू होती है जहां पर एरिक और कमांडर भागना शुरू करते हैं, पर एरिक कुछ ही देर बाद कमजोरी की वजह से गिर जाता है, जिस वजह से कमांडर इस रेस को जीत जाता है। बहुत खुश होता है, पर तभी एरिक का दोस्त बोलता है कि ये एक तरफा रेस थी। एरिक ने कई दिनों से अच्छे से खाना नहीं खाया, इस रेस को तुम्हें जीतना ही था। ये सुनकर एक सोल्जर को बहुत गुस्सा आता है। वो एरिक से पूछता है कि तुमने खाने का क्या किया। वो कहता है कि मैंने अपने साथी कैदियों को सारा खाना खिला दिया। इसके बाद एरिक को और उसके दोस्त को बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। साथ ही इन दोनों को जमीन के नीचे एक छोटे से बक्से के अंदर बंद कर दिया जाता है। ये दोनों के दोनों भूखे प्यासे होते हैं। रात को एरिक का साथी वहां पर आता है जो एरिक के लिए खाना लाया होता है, लेकिन वो जानता है कि उसके दोस्त ने भी कुछ खाना नहीं खाया, इसीलिए एरिक उस खाने को अपने दोस्त के साथ शेयर करता है। एरिक को बताया जाता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, हो सकता है कि ये तुम्हें मार दे, पर एरिक साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अपने साथियों को छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। अब कुछ दिनों के बाद एरिक और उसके साथी को जमीन के नीचे से बाहर निकाला जाता है क्योंकि इनकी सजा खत्म हो चुकी है। एरिक जब अपने हॉल में जाता है सभी उसका ताली बजाकर स्वागत करते हैं क्योंकि एरिक का सेक्रीफाइस बहुत बड़ा है। अगर वो खाना खाता तो हो सकता है कि कमांडर को हरा सकता था, पर उसने इस बात की परवाह नहीं की और अपना सारा खाना अपने साथियों को खिला दिया। अब एरिक और उसके साथी को बहुत कड़ी सजा दी जाती है। यहाँ पर उनसे बहुत काम करवाया जाता है क्योंकि कमांडर उनसे नाराज होता है। एरिक का साथी उसके पास आता और बताता है कि जंग में जापान की हार हो रही है, जिस वजह से राशन में और भी कटौती की जाएगी। मैंने इस जगह के गार्ड से बात कर इंतजाम कर लिया है। वो बच्चा जिसे तुम स्कूल ले आए थे, जिसका भाई हॉस्पिटल में काम किया करता था, महीने में 2 बार वो हम तक राशन पहुंचा देगा। वो बच्चा इनके लिए राशन लेकर आता है, जिस वजह से इन्हें खाने के लिए कुछ खाना मिल जाता है। एक दिन एरिक का दोस्त बाहर सिगरेट पी रहा होता है जिसे जापानीज सोल्जर्स देख लेते हैं और बहुत बुरी तरह से मारते हैं। वो समझ जाता है कि अगर वो यहाँ पर और रहा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए अब वो यहाँ से भागना चाहता है। इसीलिए वो एरिक के उस दोस्त से जो यहाँ पर काम करता है, साथ ही उस बच्चे की मदद से जो इनके लिए खाना लाता है, यहाँ से भागने की प्लानिंग करता है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है। पर जब सोल्जर्स को पता चलता है कि यहाँ से एक कैदी भाग चुका है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। कमांडर सबसे पूछता है कि वो कैदी यहाँ से कैसे भागा, पर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, जिस वजह से कमांडर उन्हीं कैदियों में से एक कैदी को जमीन के नीचे बंद कर देता है ताकि दूसरे कैदी सच बोल सकें, पर किसी को कुछ पता नहीं होता, इसीलिए कमांडर को कोई जवाब नहीं मिलता। वहीं एरिक की अब धीरे धीरे तबीयत खराब होना शुरू हो गई है। अक्सर उसकी नाक से खून आता है, पर उसका इलाज करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। दरअसल कैदियों के साथ यहाँ पर बहुत ही बदसलूकी होती है।
कुछ दिनों के बाद उस कैदी को भी बाहर निकाल दिया जाता है जिसे जमीन के अंदर कैद कर दिया गया था। हालांकि उसे बाहर तो निकाल दिया जाता है लेकिन उसकी तबीयत बहुत खराब होती है। उसे निमोनिया हो गया है और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा होता। सभी ये मान लेते हैं कि अब ये बच नहीं सकता, पर एरिक इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। उसे पता चलता है कि कैदियों में एक डॉक्टर है। वो उसके पास जाता है और कहता है कि हमें इसे बचाना होगा। ये दोनों के दोनों मिलकर उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है कि जो दवाइयां हमें चाहिए वो हमारे पास नहीं है और बिना दवाइयों के इसे बचाना नामुमकिन है। एरिक किसी भी कीमत पर उसे बचाना चाहता है, इसीलिए वो कमांडर के पास जाता है और उसे चैलेंज करता है। एरिक कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक बार फिर से रेस करूंगा और अगर मैं रेस जीत गया तो हमें बाहर से दवाइयां मंगाने की इजाजत दी जाए। हालांकि कमांडर शुरू में मना कर देता है, पर वो एरिक की हालत देखता है जो कि बहुत ही खराब होती है। वो समझ जाता है कि एरिक मुझे रेस में नहीं हरा सकता, इसीलिए वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। कमांडर कहता है कि 7 दिनों के बाद हम दोनों के बीच में रेस होगी। एरिक के पास मात्र 1 हफ्ता है। हालांकि उसके सभी साथी कहते हैं कि तुम इस रेस को नहीं जीत सकते, तुम्हारे पास ना डाइट है ना तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ है। लेकिन एरिक किसी की बात नहीं मानता। वो रेस की तैयारी करता है। जल्दी 1 हफ्ता बीत जाता है और आज कमांडर और एरिक के बीच में रेस है। किसी भी कैदी को बाहर रेस देखने की इजाजत नहीं होती, इसीलिए सबके सब अंदर से ही एरिक के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। बाहर एरिक और कमांडर के बीच में रेस शुरू हो जाती है। कमांडर उससे बहुत आगे होता है, लेकिन धीरे धीरे एरिक अपनी रफ्तार बढ़ाता है क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर इस रेस को जीतना होगा। अगर वो इस रेस को हार गया तो उसका साथी जिंदगी की रेस हार जाएगा। एरिक इस रेस को जीत जाता है, जिसके बाद उसे बाहर से दवाइयां मंगवाने की इजाजत दे दी जाती है। अब वही बच्चा जो इनके लिए खाना लेकर आता है वो दवाइयां लेकर आता है। दवाइयां देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। वो बच्चा दवाइयां देकर यहाँ से लौट जाता है। कमांडर को पता होता है कि वो बच्चा तारों के ऊपर से चढ़कर यहाँ से बाहर निकलेगा, इसीलिए वो उस रूम में जाता है जहाँ से पूरी इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल किया जाता है। ठीक उसी वक्त एरिक के पास एक गार्ड आता है और उसे बताता है कि कमांडर उन तारों में करंट छोड़ने वाला है, यहाँ से वो बच्चा बाहर निकलने वाला है। सबके सब बाहर उस बच्चे को रोकने के लिए जाते हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर उस बच्चे से कहते हैं कि ऊपर से नीचे कूद जाओ, पर वो उसकी बात नहीं सुन पाता। वही कमांडर को दिखाया जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी उन तारों में छोड़ रहा होता है। उसी का साथी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो कमांडर को नहीं रोक पाता। इलेक्ट्रिसिटी सभी तारों में फैल जाती है, जिस वजह से उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। एरिक को इससे बहुत दुख होता है। तभी वहां पर कमांडर आता है और कहता है कि कोई भी मेरे रूल्स को तोड़ेगा तो उसका यही हश्र होगा। कुछ दिनों के बाद उस कैदी की भी मृत्यु हो जाती है जिसके लिए एरिक ने दवाइयां मंगवाई थी। दरअसल वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था। एरिक उसकी पत्नी के पास जाता और कहता है कि तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है। ये बात सुनकर वो वहीं जमीन पर गिर जाती है। कुछ दिनों के बाद क्रिसमस होता है। एरिक एक क्रिश्चियन है, इसीलिए उसे घर जाने की इजाजत दी जाती है, पर एरिक अपने बदले अपने उसी दोस्त की पत्नी को बाहर भेजने की इजाजत मांगता है जो कि प्रेग्नेंट है। एरिक को इजाजत मिल जाती है। एरिक ने ऐसा इसलिए किया होता है ताकि बाहर जाकर वो अपने बच्चे को आराम से जन्म दे सके। दरअसल एरिक ईश्वर को मानने वाला है। उसके दिल में दया और रहम बहुत ज्यादा है, इसीलिए अपने से पहले हमेशा वो दूसरों के बारे में सोचता है। कुछ और महीने बीत जाते हैं। एरिक की तबीयत पहले से बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी नाक से बार बार खून निकल रहा होता है क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर होता है और जल्दी उसकी भी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु से सभी कैदी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। वो पूरे रीति रिवाजों के साथ उसे दफनाते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। 5 महीनों के बाद खबर आती है कि जापान इस जंग को हार चुका है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है। ये बात सुनकर सब के सब कैदी बहुत खुश हो जाते हैं। पिछले कई सालों से सब के सब यहाँ पर कैद थे और आज ये सब के सब आजाद हैं। ये सभी एरिक को याद करते हैं क्योंकि एरिक ने हमेशा इनका साथ दिया था, बावजूद इसके कि वो इनकी कंट्री का नहीं था। वो एक दूसरे देश से था और शायद उसके लिए इंसानियत ही सबसे आगे थी। हालांकि वो चाहता तो अपनी पत्नी और अपनी बेटियों के साथ इस देश को छोड़कर जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने यहाँ रहकर यहाँ के लोगों की सेवा करने का फैसला किया। हालांकि अब उसकी मृत्यु हो चुकी है, पर ऐसे लोग हमेशा दूसरे लोगों के दिलों में, उनके दिमाग में जिंदा रहते हैं। जिस तरह से एरिक आज भी कई चाइनीज लोगों के दिलों में, उनकी यादों में जिंदा है। तो ये थी पूरी कहानी एरिक की। ये वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त की एक सच्ची कहानी है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।